ऑक्साइड जैसे है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना को कहते हैं। जब उसमें पानी डाला जाता है तो भकरा चूना बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो धातु के ऑक्साइड क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? धातु के क्षार है। कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और धातु कार्बन और धातु है, और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जल में घोली जाती है तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार क्या देखते हैं? और धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये पहले से पढ़ रहे हो फर्स्ट चैप्टर से ही। CO2 प्लस C+O2 ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड बना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुलते हैं तो ये और धातु के ऑक्साइड हुए। कार्बन कोयला में है और धातु क्या होते हैं? चोट मारने पर चूर हो जाता है, H2CO3 ये कार्बनिक अम्ल बनता है। और जैसे धातु है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु है जो हड्डी में पाया जाता है, दांत में पाए जाते हैं, पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये अम्ल है और ये क्या है? भस्म है। इससे स्पष्ट है कि धातु के ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड हुए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? और धातु के ऑक्साइड। तो और धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? भस्मीय प्रकृति का होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं, धातु के ऐसे ऑक्साइड हैं जिसमें अम्लीय और भस्मीय दोनों गुण पाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विधर्मी ऑक्साइड। धर्म में गुण, धर्म का अर्थ क्या हुआ? गुण हुआ। उसमें दोनों का गुण पाया जाता है। अब बोलो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होगा या भस्मीय होगा? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होगा या भस्मीय होगा? अम्लीय। चापानल से जब पानी निकालते हैं तो कैसा लगता है वो? उसमें क्या मिला होता है? धातु के ऑक्साइड। वो धातु के ऑक्साइड कैसा लगता है? जैसे जंग क्या है? धातु के ऑक्साइड। जंग लगना फेरिक ऑक्साइड है, वह धात्विक ऑक्साइड है। और जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बर्तन में एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। एल्युमिनियम धातु है तो एल्युमिनियम के बर्तन में एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे उसका कारण जिससे उसका रंग धूसर हो जाता है। शुद्ध एल्युमिनियम बहुत ही कोमल होते हैं। इतना कोमल होता है कि जो आसानी से मुड़ जाते हैं। जैसे शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनता, वो मुड़ जाता है, कोमल होते हैं। उसमें क्या मिलाया जाता है? चांदी, तांबा, अन्य धातु को मिलाकर ही सोने के आभूषण बनते हैं। उसी प्रकार एल्युमिनियम के बर्तन में एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है ताकि वो कुछ कठोर हो जाए, और उसी बर्तनों का हम उपयोग करते हैं।
और ऐसे भी एल्युमिनियम धीरे धीरे और उसकी कठोरता बढ़ जाती है। एल्युमिनियम के बर्तन को देखा होगा, उसकी कठोरता बढ़ती जाती है। उसका कारण है कि वायु के ऑक्सीजन से लगातार एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जमती जाती है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। यह एल्युमिनियम ऑक्साइड में खट्टापन और कड़वापन दोनों का गुण होगा, अम्लीय और भस्मीय दोनों प्रकृति होगा। उसका नाम है द्विधर्मी ऑक्साइड Al2O3। यह क्या हो गया? द्विधर्मी ऑक्साइड, दो गुण वाले ऑक्साइड। दो गुण वाले ऑक्साइड का मतलब अम्लीय और भस्मीय। पिछले चैप्टर में अम्ल भस्म लवण पढ़े थे, उससे पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे। तो रासायनिक अभिक्रिया तो साथ साथ होगा ही, और उसमें रासायनिक गुण में रासायनिक अभिक्रिया का ही चर्चा होगा। क्या धातु के रासायनिक गुण लिख सकते हो? क्या लिखोगे धातु के रासायनिक गुण? धातु किससे किससे क्रिया करता है और नया पदार्थ बनाता है? तो धातु के रासायनिक गुण क्या होगा? धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, धातु पानी से अभिक्रिया करता है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है। इसलिए कि धातु के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। तो अम्ल से अभिक्रिया करता है धातु, और धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तभी तो धात्विक ऑक्साइड बनते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और जल से अभिक्रिया करते हैं। अगर किसी धातु को पानी में रख दिया जाए तो कलर बदल जाते हैं, बदल जाता है। धातु को रखा जाता है, कैसे कैसे रखा जाता है धातु को? ऐसे तो पेंट करके भी रखते हैं, और नहीं तो तेल ग्रीस डाल करके उसे रखते हैं, अन्यथा धातु के रंग बदल जाते हैं। वो वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। वायु में नमी होते हैं, नमी का मतलब जल, जल से अभिक्रिया करता है। धातु को खट्टे धातु के पात्र में खट्टे पदार्थ को न रखना चाहिए। खट्टे पदार्थ में अम्ल पाए जाते हैं। यह तीन गुण हुआ। क्या धातु भस्म से भी अभिक्रिया करता है? अरे धातु के बर्तन में चूना डाल दो। धातु का बर्तन देखा है, जैसे स्टील का बर्तन है, अरे वो मिश्र धातु है। मिश्र धातु में कोई भी मिश्रण में अवयव के गुण विद्यमान होते हैं। स्टील के बर्तन में धातु का गुण पाया जाता है। अरे मिलावट से कोई यौगिक में जल यौगिक है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण विद्यमान नहीं होगा, भले ही लिखा जाएगा H2O, इसमें अवयवों का गुण नहीं पाया जाता है। पानी में न तो ऑक्सीजन का गुण होगा, न तो हाइड्रोजन का गुण होगा। और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, तो पानी आग बुझाने में काम आता है। लेकिन अगर मिश्रण है किसी पदार्थ का, तत्व यौगिक और मिश्रण, हाइड्रोजन तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे, जिसकी संयोजकता होती थी, वो संयोग करते थे तो यौगिक बनता था। लेकिन मिश्रण अगर है, जैसे मिश्रण है पीतल, मिश्रण है कांसा, उसमें धातु के गुण विद्यमान है, यानी उसके अवयवों के गुण पाए जाते हैं जिससे मिलकर के वो बना है। ऑक्सीजन से क्रिया, जल के साथ क्रिया, अभिक्रिया होती है, अम्ल के साथ क्रिया होती है। ये तीन रासायनिक गुण हो गए। एक एक उदाहरण देंगे। और चौथा जो विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे। क्या विस्थापन अभिक्रिया में क्या था? अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, उस घोल से उस धातु को हटा देता है। तो धातु क्रिया करता है अन्य धातुओं के लवणों के विलयन से। ये विस्थापन अभिक्रिया में पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, वही है चौथा गुण। चौथा गुण जब जिंक धातु के टुकड़े को
कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब होने लगता है। तो जिंक सल्फेट बनता है और Cu कॉपर। जस्ता का छड़ है, घोल में डुबा दिया जाता है। जब घोल में डुबा दिया जाएगा तो नीला रंग उसका गायब होने लगता है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का है तो रंग तो बदल जाएगा, लेकिन जस्ता जो सफेद रंग का होता है उसका क्या होगा, उस पर यही तांबा जो विस्थापित हो रहा है, तांबे की परत जमती जाएगी। इस पर कैसा रंग हो जाएगा, यह लाल हो जाएगा। कैसा होगा, लाल। ये बिजली का तार देखा है, बिजली का तार शुद्ध तांबे का बहुत महंगा होता है। कभी कभी तार को तोड़ करके देखोगे तो अंदर में सफेद नजर आएगा। इसका मतलब है वो कोई सस्ता धातु है जिसमें कॉपर का रंग नहीं है, तो उसे डुबा दिया जाता है किसमें, कॉपर सल्फेट के घोल में। ये नीला रंग है, तो नीला रंग है तो क्या वो नीला कलर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का कॉपर हट जाता है तो कॉपर का रंग भूरा होता है, लाल भूरा, वही परत उसके ऊपर जम जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया से आज सस्ते धातु को महंगे धातु के रूप में कॉपर समझ करके बेचा जा रहा है। वही कॉपर की परत जम जाती है। जब जस्ते का छड़ डुबाते हैं या तार डुबाओगे उस पर तांबे की परत जम जाती है और उसका रंग लाल भूरा हो जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है। तो कोई भी धातु, यजौ ठाकुर ने कोई धातु दूसरे धातु के लवण विलयन से धातु को विस्थापित करता है, क्योंकि यह धातु का ही लवण है। और धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, H2SO4 से अभिक्रिया किया। अगर धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाता है, तो धातु का ही लवण होगा ना, धातु का लवण। अब क्रियाशीलता की श्रेणी, कुछ धातु सक्रिय हैं, जब विस्थापन अभिक्रिया होगी तो कुछ धातु अधिक सक्रिय होंगे, कुछ धातु कम। और जो जितना अधिक सक्रिय होगा वो मुक्त अवस्था में नहीं मिल सकता है, वो यौगिक के रूप में पाया जाता है संयुक्त अवस्था में। कैल्शियम किस रंग का होगा हम देख नहीं सकते, सोडियम को भी नहीं देख सकते हैं, ये धातु है। लेकिन लोहा को देख लेते हैं कि ये तांबा है, ये सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम देख लेते हैं। तो कुछ धातु अधिक सक्रिय होने के कारण वो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जो धातु सक्रिय कम है वह कुछ अपने असली रंग में दिखता है, वह है सोना, वो मुक्त अवस्था में है। तो सोना अधिक चमकीला होता है, क्योंकि वह बहुत ही कम सक्रिय धातु है, ऊपर में ज्यादा सक्रिय है और नीचे कम है। तो एक ऐसा क्लास जो हिसाब बनाते हैं आरोही क्रम में सजाओ या अवरोही क्रम में सजाओ, तो सक्रियता की यह घटती हुई श्रेणी है। सक्रियता की यानी अधिक सक्रिय धातु, अधिक सक्रिय धातु ऊपर में है और कम सक्रिय धातु नीचे।
जब धातुओं की सक्रियता को घटते क्रम में सजाया जाए तो प्राप्त श्रेणी को धातु की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी, यह क्रियाशीलता श्रेणी बताता है कि कौन किससे क्रिया होगा या नहीं होगा। अब उल्टा करके लिखा जाए, तांबे के तार को जिंक सल्फेट में डुबाया जाएगा तो क्या यह कॉपर इसको हटा देगा? ये देखो, कॉपर की सक्रियता कम है और जस्ते की सक्रियता अधिक है, तो कम सक्रिय धातु अधिक सक्रिय धातु को नहीं हटा सकता, इसलिए यहाँ रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। तांबे के तार को जिंक सल्फेट के घोल में अगर डुबा दिया जाए, जैसे यहाँ जस्ता को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जा रहा है, तो यहाँ तो अभिक्रिया होगी। इसलिए धातु की सक्रियता श्रेणी को समझना आवश्यक है, कौन अधिक सक्रिय है और कौन अधिक और कौन कम है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी से क्या समझते हैं? जब धातुओं की सक्रियता को उसके घटते क्रम में सजाया जाए, जैसे यहाँ पर सजाया जा रहा है पोटेशियम, पोटेशियम अधिक सक्रिय है, बेरियम कम सक्रिय है, यह हो गया मोर देन पोटासियम मोर देन बेरियम, बेरियम मोर देन कैल्शियम, कैल्शियम मोर देन सोडियम, मोर देन मैग्नीशियम, मोर देन एल्युमिनियम। तो कहाँ तक गया है? सोना तक गया है। डॉट 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 डॉट, तो प्लेटिनम मोर देन सोना, ये डॉट डॉट है, ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। यह क्रिया नहीं होगी धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की श्रेणी वाह, धातुओं की सक्रियता श्रेणी से स्पष्ट पता चलता है कि सोडियम की तुलना में पोटेशियम ज्यादा सक्रिय है। यह पोटेशियम का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, जिसे पोटाश खाद कहते हैं। यही पोटेशियम है जिससे पोटाश खाद के रूप में खेतों में उपयोग में लाया जाता है। और यह सोडियम वह धातु है जिसके हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में होता है, कपड़ा उद्योग में होता है। साबुन उसी सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है। अब पढ़ो अधातु। अधातु का वही भौतिक गुण होगा जो लगभग धातुओं के गुण से उल्टा होगा। तो अधातु का पहला गुण क्या होना चाहिए कि अधातु में विशेष चमक नहीं पाई जाती है। और उसमें पढ़े थे कि धातु में चमक कैसी होगी? तो विशेष चमक, स्पेशल कलर, ताकि उस कलर को दूर से ही पहचान ले कि ये लोहा है, ये सोना है। पहले पढ़े थे कि धातु के भौतिक गुण, कि धातु में विशेष चमक होती है। विशेष मतलब स्पेशल, लस्टर, लस्टर उसे बोलते हैं, LUSTURE, लस्टरस।
लश्चर का मतलब चमक, वो विशेष चमक होती है धातु में, तो धातु में विशेष चमक नहीं पाई जाती है। वो धातु आघात वर्ध नहीं होते हैं और तन्य भी नहीं होते हैं, ना तो चोट को सहन कर सकता है, वो चूर चूर हो जाता है, और न ही तार खींचे जा सकते हैं। 2 गुण हुआ। धातु के द्रवणांक और क्वथनांक काफी ऊंचा था, क्योंकि लोहा को गर्म करते हैं तो आसानी से नहीं पिघल सकता है, लेकिन कोयले को गर्म करेंगे तो आसानी से पिघल जाएगा। जब कोयला जलता है तो जलते समय कुछ पिघलता हुआ भी नजर आता है, आना है। और धातु को पिघलाया जा सकता है आसानी से, कम उष्मा की आवश्यकता होगी, लेकिन लोहा आसानी से नहीं पिघल सकता। इसका मतलब है द्रवणांक द्रव में बदलेगा, पिघलेगा, और क्वथनांक निम्न होते हैं। क्या होते हैं? निम्न होते हैं। घनत्व तो कैसा होगा? धातु का अत्यधिक घनत्व होता था। घनत्व का मतलब इकाई आयतन में इतने बड़े घर का वजन, और उसी आयतन का अगर इतना है तो सोने का घनत्व अधिक है लोहा से। इतना बड़ा लोहा अधिक भारी नहीं होगा, लेकिन इतना बड़ा अगर सोना है तो ज्यादा भारी होगा। सोने के कण अधिक सघन होते हैं। तो घनत्व की क्या परिभाषा है? कोई बोल सकता है? और उसके क्या मात्रक हैं? अरे घनत्व इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, कुछ नहीं। घनत्व तो बहुत पहले भी बताए थे, क्या लिखे थे घनत्व? प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और उसे ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा, और इधर मीटर को मीटर में बदलेंगे तब क्या बन जाएगा? 1 घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम। 1 घन सेंटीमीटर में जितना ग्राम होगा, जिसमें सोने का घनत्व लोहा से काफी अधिक है। इसमें दिया हुआ भी है। क्या घनत्व देखे थे? घनत्व को बोले थे याद करने के लिए। देखो, जिंक का घनत्व 7.1 है, जिसमें से एल्युमिनियम सोना का घनत्व 19.3 है, 19.3। और जिसे हम लोहा कहते हैं 7.9 है, तो कॉपर उससे ज्यादा घनत्व है 8.9, और ठीक इसका लगभग 2 गुना गोल्ड है। जो ज्यादा भारी होगा उसका घनत्व अधिक होगा। ये तो बोलने का है, लेकिन उसे विज्ञान में कहते 1 घन सेंटीमीटर। जैसे इस रूम में 100 लड़का अट सकता है, और कोई दूसरा रूम में कहे कि नहीं 500 लड़का है, तो कौन सा रूम बड़ा होगा? तो क्या कहोगे? 500। लेकिन उससे साइंस से काम चलेगा? यहाँ आयतन निकालना होगा। आयतन, लंबाई, चौड़ाई और कुछ ऊंचाई, तीनों से गुना करते हैं तो आयतन होता है। और धातु के गुण, घंटी लग गई। और धातु के क्या